Everyone, welcome back to our channel Endocrine Army. So today we'll study biotechnology. So इसमें सिर्फ हम बायोटेक्नोलॉजी का रिवीजन करेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उनको मार्क करेंगे और उनको पढ़ेंगे बस। तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी में जो कोर टेक्निक्स आती है हमारी, वो क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या होता है, इसमें स्टेराइल कंडीशन में जो भी हमने प्रोडक्ट ऑब्टेन किया विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक, तो उसको हम स्टेराइल कंडीशंस में रखते हैं और उसको फिर कल्चर करते हैं होस्ट में, और उसका फिर प्रोडक्ट कलेक्ट करते हैं हम। ठीक है, तो ये होता है। अब आता है नेक्स्ट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब रिकॉम्बिनेंट जो हम आरडीएनए बनाते हैं, जो नया डीएनए जो हम जो बना रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि हमें नीड है इंसुलिन की, ठीक है, और हमें इंसुलिन चाहिए। तो इंसुलिन के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक बैक्टीरिया से इंसुलिन को ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब वो बैक्टीरिया से जब इंसुलिन को ऑब्टेन करेंगे, तब क्या प्रोसेसेस होंगी, क्या टेक्निक होंगे, तो उसको देख रहे हैं। तो हम एक नया डीएनए बना रहे हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन बनाएगा, जिसमें इंसुलिन की लैक होती है या फिर इंसुलिन में कुछ हो जाता है, तो वो इंसुलिन बनाएगा डीएनए। तो हम क्या बना रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट किसी और बैक्टीरिया का डीएनए जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, उसको ह्यूमन बॉडी में इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो सबसे पहले क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाते हैं कैसे? जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है? वो जीन जो इंसुलिन प्रोडक्शन करता है। ठीक है, प्लस वेक्टर, हमने उसको क्या जोड़ दिया, वेक्टर के साथ जोड़ दिया। फिर नेक्स्ट क्या है, जीन क्लोनिंग इन वेक्टर, ये भी करेंगे हम आगे। ठीक है, ये क्या होता है, इन विवो। इन विवो मतलब टेस्ट ट्यूब में होती है, जैसे बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो। तो ये इन विवो मतलब टेस्ट, सॉरी, इन विवो मतलब इनसाइड द होस्ट या फिर इनसाइड द बॉडी। इन विट्रो होती है टेस्ट ट्यूब। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब जीन क्लोनिंग हो चुकी है उसके अंदर, बैक्टीरिया फिर होस्ट के अंदर। अब उसको जो क्लोनिंग हुई है उसको हम होस्ट के अंदर डालेंगे और कल्चर करेंगे और ऑब्टेन करेंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये प्रोसेस होते हैं। अब इसके स्टेप से हमें क्लियरली ये सब समझ आएगा, इससे तो समझ नहीं आएगा, पर जब हम स्टेप्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें सब क्लियर हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाते हैं और बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं। स्टेप्स, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अभी फिलहाल हमने एग्जांपल लिया था इंसुलिन का, तो हमें क्या चाहिए, इंसुलिन चाहिए। तो इंसुलिन वाला डीएनए चाहिए बैक्टीरिया से, उसको सबसे पहले मान लेते हैं ये पूरा डीएनए है बैक्टीरिया का। ठीक है, अब हमें सिर्फ ये सेगमेंट चाहिए, सिर्फ ये वाला सेगमेंट चाहिए जो कि इंसुलिन बना रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस डीएनए को निकालेंगे बाहर। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग एंजाइम लाइसोजाइम, काइटिनेज, प्रोटीएज, आरएनएज एंड प्रेसिपिटेशन इन चिल्ड एथेनोल। तो सबसे पहले इस पार्ट को निकालेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, कट करेंगे हम सबसे पहले इस पार्ट को, किससे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे इस पार्ट को। ठीक है, मान लेते हैं हमने ये पार्ट कट कर दिया और फिर अलग से रख दिया। ठीक है, ये पार्ट हमारा निकल गया जो इंसुलिन प्रोडक्शन करेगा। अब जो जिस एंजाइम से, जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने ऑर्गेनिज्म का डीएनए काटा है, उसी एंजाइम से हम क्लोनिंग वेक्टर का भी डीएनए काटेंगे, ताकि वो वेक्टर पे जाके, वेक्टर क्या काम करेगा, हमारा जो डीएनए है, ये जो डीएनए जो कट पीस है, इसको हम क्या करेंगे, वेक्टर से जोड़ देंगे, और फिर ये वेक्टर होस्ट बॉडी में जाके उसको ट्रांसफर कर देगा। तो अब देखो ये वेक्टर का डीएनए, अब ये डीएनए हमें इसमें चिपकाना है, तो इसमें भी तो कुछ स्पेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर देंगे। तो ये ऐसे बन जाएगा, इतनी जगह खाली, अब इसको यहाँ लाके जोड़ देंगे विद द हेल्प ऑफ लाइगेज। ठीक है, तो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ताकि स्टिकी एंड्स बन जाए और फिर जो हमारा लाइगेज है वो इजीली काम कर सके। फिर कट फ्रेगमेंट इज सेपरेटेड यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी पढ़ेंगे, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने ये जो कट सेगमेंट था वो निकाल लिया और एम्पलीफाइड विद यूजिंग पीसीआर, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हमने उसको एम्पलीफाई कर लिया, प्योरीफाई कर लिया। देन वो जो डीएनए फ्रेगमेंट था उसको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया विद क्लोनिंग वेक्टर यूजिंग डीएनए लाइगेज। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, rRNA thus formed is transferred into host cell using methods like biolistic gene gun। तो हमने क्या करा, जो rRNA बनाया था, जो rDNA बनाया था सॉरी, उसको हमने क्या कर दिया, अब ये बन गया। ठीक है, ये हमारा वेक्टर था, वेक्टर से हमने जो रिक्वायर्ड ऑर्गेनिज्म का डीएनए था वो ज्वाइन कर दिया। अब इसको हमें कहाँ डालना है, होस्ट के अंदर, वहीं तो अब इस पीस को डालना है,
अब वहीं तो हमें प्रोडक्शन चाहिए इंसुलिन की, ह्यूमंस मान लेते हैं, होस्ट हमारे ह्यूमंस है, उसमें चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, कुछ टेक्निक्स है जो हम आगे पढ़ेंगे, उसके थ्रू हम इसमें होस्ट में इस बॉडी को, इस डीएनए को डाल देंगे, और फिर वो डीएनए जो जीन है वो क्या करेगा, इंसुलिन की प्रोडक्शन शुरू कर देगा। बस इसमें यही होता है। फिर देन होस्ट सेल कंटेनिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज कल्चर्ड इन बायोरिएक्टर टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। अब होस्ट सेल के अंदर डाल दिया हमने ये, अब उसको क्या करेंगे, हम कल्चर करेंगे, ताकि वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट हो, और फिर उसको प्रोडक्ट को हम ऑब्टेन कर लेंगे। एंड देन उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्ट इज सेपरेटेड, प्यूरिफाइड, प्यूरिफिकेशन वाले प्रोसेस को हम डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। फॉर्मुलेटेड विद प्रिजर्वेटिव डाल दिए उसमें, एंड देन क्वालिटी एंड कंट्रोल टेस्टिंग करके देन उसको फिर मार्केट में हम सेल कर देते हैं। ये होता है बायोटेक्नोलॉजी का काम। जिस भी जीन की हमें रिक्वायरमेंट है, उस जीन को कल्चर किया, प्रोडक्ट बनाया और देन सेल कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले, अब देन नेक्स्ट आता है आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग एंजाइम्स। अब कौन कौन से एंजाइम्स हैं, हम अपना जो इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो जीन हमें रिक्वायरमेंट है, मान लेते हैं इंसुलिन का जीन रिक्वायरमेंट है, तो वो हो जाएगा जीन ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहला एंजाइम है लाइजोजाइम। ठीक है, देन काइटिनेज, सेल्यूलेज, प्रोटीएज, आरएनएज। लाइसोजाइम क्या करेगा, अगर हमें कोई बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल तोड़ के उसका डीएनए बाहर निकालना है, उसका जीन ऑफ इंटरेस्ट बाहर निकालना है, तो हम किसका यूज करेंगे, लाइसोजाइम। अगर कोई फंगाई है तो उसको में कौन सा यूज करेंगे, काइटिनेज। क्यों, क्योंकि काइटिन की जो फंगाई की सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। सेल्यूलोज कब यूज करेंगे, जब प्लांट की सेल वॉल होती है। प्रोटीएज कब यूज करेंगे, जब हमें प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना हो। आरएनएज कब यूज करेंगे, जब आरएनए को डाइजेस्ट करना है। तो एंड में हमने सब कुछ डाइजेस्ट कर लिया, सेल वॉल तोड़ दी, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर दिया, आरएनए को डाइजेस्ट, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ डीएनए बचा। अब ये डीएनए हमें चाहिए, इसका ये पूरा डीएनए नहीं चाहिए, डीएनए तो बहुत बड़ा होता है, हमें इसका एक स्पेसिफिक पार्ट चाहिए। अब उसको कैसे निकालेंगे, उसको निकालेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, जैसे ये डीएनए है तो ये छोटे 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 फ्रेगमेंट्स में कट हो जाता है, ऐसे ऐसे छोटे 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 बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। और मान लेते हैं हमें ये वाला फ्रेगमेंट चाहिए, तो इसको ही हम एम्पलीफाई करके बाहर निकाल लेते हैं। जैसे अब इसमें क्या होता है कि जो डीएनए हमें पता क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, उसको फोर्सफुली उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू उसको मूव कराते हैं, और वो कहाँ जाके स्टिक हो जाता है, एनोड क्या होती है, पॉजिटिव, तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव, वो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव पे जाके स्टिक हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है। तो ये होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होंगे, तो जो छोटे छोटे होंगे वो जल्दी जल्दी भागेंगे, तो सी यू थ्रू द जेल फास्टर, तो जल्दी जाएंगे। और जो लार्जर वंस होंगे वो क्या करेंगे, धीरे चलेंगे। तो जो छोटे, अब जो छोटे वाले एनसीईआरटी में डायग्राम भी है, तो जो छोटे वाले पार्ट्स है वो आगे रहेंगे, और जो बड़े वाले पार्ट्स है वो पीछे रहेंगे, क्योंकि वो धीरे चलेंगे और छोटे वाले पार्ट्स स्पीड में चलेंगे। अब हमने क्या किया, जो सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स थे, जो मान लेते हैं अगर हमें ये वाला पीस चाहिए तो इसको हम सेपरेट करना पड़ेगा, तो उसको सेपरेट करते हैं और किससे स्टेन कर देते हैं, इथेरियम ब्रोमाइड। इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू भी है। और फिर किसके अंदर देखते हैं, यूवी लाइट के अंदर उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, फिर इस प्रोसेस को, जब डीएनए फ्रेगमेंट हमने पहचान लिया कि ठीक है ये हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमें चाहिए, तो उस प्रोसेस को निकाल, जहां से फिर हम इसको कट करके निकालते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब पीसीआर में 3 स्टेप्स होते हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। और हम इसमें जो वो यूज करते हैं वो होता है टेक पॉलीमरेज एंजाइम। ये हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहता है, इसीलिए हम इसे यूज करते हैं। 30 साइकिल परफॉर्म करते हैं, और कितने बिलियन टाइम्स, 1 बिलियन टाइम्स एम्पलीफिकेशन होती है इसमें। ठीक है, अब वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाला था उसको ट्रांसफर करना है। तो एक तो होता है वेक्टर का मेथड, वेक्टर को यूज करके, एक वेक्टर का डीएनए है, उसको काटा और फिर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें डाल दिया और फिर ट्रांसफर कर दिया। एक होता है वेक्टरलेस मेथड, बिना वेक्टर, हमें नीड ही नहीं है वेक्टर की। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड आता है, इसमें क्या है, कैल्शियम आयंस के साथ हम उसको ट्रीट करते हैं, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को। देन आइस पे प्लेस करते हैं, देन हीट पे प्लेस करते हैं एट 42 डिग्री सेल्सियस, एंड देन अगेन आइस पे प्लेस करते हैं। बायोरिस्टिक मेथड जो होता है वो प्लांट सेल्स के लिए होता है, माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल्स के लिए होता है। वेक्टर के मेथड कौन कौन से हैं, बैक्टीरियोफेजिस, एग्रोबैक्टीरियम, रेटेरोवायरस। अब याद रखना, एग्रो मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर। तो ये प्लांट्स का है जिसके थ्रू हम अपना जो भी है जीन ऑफ इंटरेस्ट उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। और रेटेरोवायरस मतलब एनिमल्स का है, ये एनिमल्स के अंदर काम करेगा। अब बायोरिएक्टर्स, बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं, लार्ज कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर अब जो भी हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो होस्ट के अंदर डाला, अब उसको ग्रो कराना है, बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, तो लार्ज कंटेनर्स होते हैं, वेसल्स होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, स्पार्क टाइप और सिंपल स्टेट टाइप। ठीक है, स्पार्क टाइप में क्या होती है, स्टेराइल लेयर होती है, बबल्स भी बनते हैं और स्पार्क्ड होती है। सिंपल स्टेट में क्या होता है,
कर्व्ड बेस होते हैं बेटर मिक्सिंग के लिए, स्टीरर होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी के सिस्टम होता है, टेम्परेचर कंट्रोल भी होता है, पीएच कंट्रोल भी होता है और सैम्पलिंग पोर्ट भी होता है। तो ये सब थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये फ्लो चार्ट के थ्रू पूरा चैप्टर ऐसे हमने वन शॉट में कवर किया है। अगर ये भी ध्यान है तो और एनसीईआरटी को फिर इजीली हम पढ़ सकते हैं इसको, अगर हमें ये ध्यान है तो। ठीक है, अब एक बार एनसीईआरटी में हम देख लेते हैं। एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमें कवर करनी है, तो उसको एक बार हम देख लेते हैं। अब एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म अच्छे से याद होना चाहिए। अब इसने क्या डेफिनेशन दी थी वो भी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। क्या था? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट देयर ऑफ एंड मोलिकुलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब इसका मतलब क्या है, एक ये इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स देयर ऑफ का मतलब क्या है यहाँ पे? पार्ट्स देयर ऑफ का मतलब है पार्ट ऑफ माइक्रोब या फिर सेल, मतलब किसी माइक्रोब या फिर किसी भी सेल का पार्ट लिया, अब उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म के साथ, और क्या बना दिया? मॉलिक्यूलर एनालॉग। मॉलिक्यूलर एनालॉग का मतलब होता है कोई भी सिंथेटिक प्रोडक्ट, नेचुरल नहीं सिंथेटिक। जैसे इंसुलिन है, हमारी बॉडी में प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो हमने कहाँ से ले ली? बैक्टीरिया से ले ली, तो उसका एनालॉग बना दिया, उसका सेम टू सेम प्रोडक्ट बना दिया। किसका? इंटीग्रेशन करके, नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिजम्स का इंटीग्रेशन करके। अब प्रिंसिपल इसके दो होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्या होता है? बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। ठीक है, अब इसमें से और क्या इंपॉर्टेंट है देखो। रिकॉम्बिनेंट डीएनए समझ ही आ गया, वो डीएनए जो हम किसी और से मिलकर बनाते हैं, जो नया डीएनए बनता है जिसमें खुद का भी पार्ट होता है और किसी और ऑर्गेनिज्म का भी पार्ट डाल देते हैं, तो उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, किस किस से बनता है? जीन क्लोनिंग से बनता है, जीन ट्रांसफर। हम जीन को क्लोन करेंगे, एक जीन से बहुत सारे उसके बनाएंगे पार्ट्स, ठीक है, टाइप्स बनाएंगे, और फिर उसको हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, ओरी बोलते हैं। यही वो साइट होती है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होता है। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा जो ये डेट्स वगैरह है, ये याद रख लेना। 1972 में सबसे पहला जो आइसोलेशन था वो किसने किया था? सनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने किया था। अब 1972 में एक और चीज हुई थी, हम उसको रिलेट करके पढ़ सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी हुई थी 1972 में ही। ठीक है, तो ये इसको रिलेट करके चीजों को पढ़ोगे एनसीईआरटी से तो इजीली याद हो जाएगी। और इसमें बैक्टीरिया का नाम भी दे रखा है, जहां से आइसोलेट किया था वो सल्मिना टाइफिमोरियम दे रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना एक बार। एंजाइम्स हमारे क्या होते हैं? मोलिकुलर सीजर्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि एंजाइम्स होते हैं वो हमारे मोलिकुलर सीजर्स होते हैं। और मोलिकुलर ग्लू कौन होता है? जो स्टिकी एंड्स प्रोवाइड करता है, जो चिपकाता है, तो मोलिकुलर ग्लू कौन होता है? हमारा लाइगेज। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब प्लाज्मिड का फंक्शन दिया है। अब प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज वेक्टर टू डिलीवर एन एलियन पीस, तो ये प्लाज्मिड भी एक वेक्टर की तरह एक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके तीन बेसिक स्टेप्स है। क्या? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। अब हमें इंसुलिन का जीन चाहिए, तो हमने उस डीएनए को आइडेंटिफाई किया जहां से इंसुलिन बन रही है, जो इंसुलिन बना रहा है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए। अब इस इंसुलिन प्रोडक्शन को हमने होस्ट के अंदर डाला जिसको इंसुलिन की नीड है। फिर हमने क्या किया? मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन होस्ट। अब ये हमने देखा कि ये जो डीएनए जो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने इसमें डाला है, इसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। कहीं ये वो तो और कुछ तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा बैक्टीरिया में, जो हमें चाहिए था वहीं तो प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर और कोई डिसीज तो नहीं प्रोड्यूस कर रहा, तो हम उसको मेंटेन करके रखेंगे, कहीं वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए, या फिर बॉडी के जो एंटीबॉडीज है वो उसको कहीं डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, तो उसको मेंटेन करके रखेंगे। और ट्रांसफर ऑफ डीएनए। अब ये जो डीएनए हमने ट्रांसफर किया है, अब ये नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर होना चाहिए, तभी बायोटेक सक्सेसफुल है। ठीक है, अब जो टूल्स यूज करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे पहले तो, ठीक है, 1963 में आइसोलेट किए थे। तो ठीक है, अब दो टाइप के होते हैं, ये एंडो होता है और एक्सो भी होते हैं। एंडो कहाँ करते हैं? मिड ऑफ द डीएनए काम करते हैं, और ये कहाँ करते हैं? एंड्स पे काम करते हैं। एक्सो, एक्सो मतलब बाहर होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना एक बार, एनसीईआरटी को रीडिंग करोगे तो ये इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, तुम्हें पता ये क्या होता है? अगर इस साइड से रीड करे या फिर इस साइड से रीड करे तो दोनों सेम आता है, तो ये होता है पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस।
जैसे मलयालम है, इधर से मैं अगर जाती हूँ उसको रीडिंग करते हुए तो सेम आ रही है, और इधर से भी रीड करूंगी तो भी सेम आएगी। तो ये होता है पैलेंट। जैसे ये है 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या है, GAATTC, और फिर 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या है, ये देखो इसका ऑपोजिट है, GAATTC। तो ये होता है पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, डीएनए लाइगेज आ गया जो स्टिकी एंड्स प्रोवाइड करता है। देखो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। फॉरेन डीएनए था और ये वेक्टर था, इसको हमने फ्रेगमेंट्स में कट किया और इसका भी एक छोटा सा पीस कट कर दिया, ताकि हम, अगर ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो इसको हम यहाँ चिपका सके, और दोनों को सेम एंजाइम से कट किया है टू प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स। ठीक है, अब लाइगेज से हमने इसको जोड़ दिया, देखो ये रिकॉम्बिनेंट है, और फिर इसको ट्रांसफर कर दिया होस्ट के अंदर। तो ये होती है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें दिख भी रहा है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो थे वो आगे हैं और लार्जेस्ट पीछे है, क्योंकि ये धीरे चलते हैं तेज चलते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होती है उसको हम ओरी कहते हैं। तो देखो अगर ये हमें क्लोनिंग वेक्टर में अगर हमें अपना फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस कराना है तो हम कहाँ इंट्रोड्यूस कराएंगे, ओरी पे, टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ रेप्लिकेशन। अगर ये डीएनए रेप्लिकेशन करना शुरू करेगा तो हम ओरी पे लगा देंगे, तो इसका भी रेप्लिकेशन हो जाएगा, इसकी भी कॉपीज बन जाएगी। तो हाई कॉपी नंबर को ये सपोर्ट करता है। अब आता है PBR322, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे। ठीक है, ये सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करता है। सेलेक्टेबल मार्कर क्या काम कराता है, अब देखो ये समझना इंपॉर्टेंट है, ये देखना। ठीक है, देखो अब हमारे पास दो चीजें होती हैं। अब मान लेते हैं कि हमने क्या किया, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने प्रोड्यूस कर लिया। अब ये सारी चीजें तो माइक्रोस्कोपिक होती हैं, आंखों से तो दिखती नहीं है। तो हमने क्या किया, बहुत सारे वेक्टर लिए थे, तो किसी में RDNA जुड़ा है, किसी में नहीं जुड़ा। मान लेते हैं इसमें जुड़ा, इसमें इसमें भी जुड़ गया, इसमें नहीं जुड़ा, इसमें भी नहीं जुड़ा, इसमें भी नहीं जुड़ा। अब हमें थोड़ी पता है किसमें जुड़ा है किसमें नहीं जुड़ा है, तो हम अब PBR322 का यूज करेंगे टू सी कि किस किस में हमारा जो एलियन डीएनए था, जो हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट था, वो किस किस में जाके लाइगेट हुआ है, किस किस में जाके जुड़ा है। तो अब उसके लिए हम सेलेक्टेबल मार्कर का यूज करते हैं, वो मार्क कर देता है इसको, जैसे बोल देगा कि हमने इसको यूज किया, इसको, और इनको सबको हटा देगा। तो ये इसलिए यूज करते हैं। तो PBR का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर एम्फिसिलियन है, इधर टेट्रासाइलिन है। ठीक है, एम्फिसिलियन में दो है, PVU फर्स्ट, PST। अब मैं इसको ऐसे याद करती थी, ये फर्स्ट फर्स्ट है, और यहाँ पे बाम 1 साल 1। अब ये दोनों PP से आते हैं, तो PP से कौन आता है, एम्फी। एंड में भी P है, यहाँ भी P है। टेट्रासाइक्लिन बिल्कुल ही अलग है, बैम है, सेल है। ठीक है, ये ओरी है, ये रोप है, ये PVU सेकंड का है, रोप पे है। ये इको RY क्लेवन और हाइंड थर्ड का है, इधर इस पोजीशन पे। तो एज इट इज डायग्राम याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखो रोप का भी फंक्शन दिया है, रोप कोड्स फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड का अगर रेप्लिकेशन करवाना है तो हम क्या यूज करेंगे, रोप का यूज करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है। अब ये काम कैसे करता है, अब इसको देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका फंक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट है, समझ लेंगे ध्यान से। ये जो कोलाई होता है उसके अंदर कोई भी रेसिस्टेंस जीन नहीं होता। वो ना तो एम्फीसाइक्लिन के अगेंस्ट खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, ना टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो मान लेते हैं हमने कोलाई के अंदर ही एक ऐसा डीएनए डाल दिया जो एम्फीसाइक्लिन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे सकता है। ठीक है, डाल दिया हमने इसको। ठीक है, अब हमें नहीं पता किसके अंदर ये गया है किसके अंदर नहीं गया। ठीक है, अब इस टाइम पे जो टेट्रासाइक्लिन है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, सिर्फ एम्फी करेगा काम। क्यों, क्योंकि हमने टेट्रासाइक्लिन की जगह ही हमने ये PBR और इसमें कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम सब इनको क्या करेंगे, एम्फीसाइक्लिन के सॉल्यूशन में डाल देंगे। तो जिनके पास ये जो डीएनए है जो प्रोटेक्शन दे रहा है, जो एलियन पीस है, ये नहीं होगा, वो डेड हो जाएंगे, ये मर गया, ये जिंदा रहा, ये जिंदा रहा। तो हमें पता चल जाएगा जो जिंदा है उसी के अंदर ये एलियन पीस जाके जुड़ा है। तो ये इस तरीके से ये PBR322 काम करता है। तो NCERT ने क्या दे रखा है, एक बार वो पढ़ लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखो, in order to link the alien piece of DNA, the vector need to have very few, preferably single recognition site for the combination used restriction enzyme. ठीक है, presence of more than one recognition site within the vector will generate several fragments which will complicate। अब देखो ये तो रीड करना। अब यहाँ से इन्होंने प्रोसेस दी है।
कि द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन। अब हमने एम्फीसाइक्लिन पे जाके कनेक्ट किया तो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन लूज हो जाएगा, ठीक है। और जो ट्रांसफॉर्मेंट्स है, ट्रांसफॉर्मेंट्स का मतलब जिनके अंदर रिकॉम्ब हुआ है, जिनके अंदर डला है, जो हमारा स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए चाहिए था, वो जो रिकॉम्बिनेंट है वो ग्रो हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे, क्योंकि उसके पास रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है, तो एक बार पढ़ लेना, समझ आएगा। अब एक और प्रोसेस आती है, अगर हमें PBr322 नहीं यूज करना है तो वो होती है ये वाली प्रोसेस। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में देखो क्या होता है कि सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज अ कुकम्बरसम प्रोसेस। जो हमने PBr322 से किया एंटीबायोटिक से, वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, तो इसलिए हम ये ऑल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर यूज करते हैं इसकी जगह, ठीक है। इसमें क्या होता है कि in this a recombinant DNA is inserted within the coding sequence and enzyme। तो इसमें कौन सा एंजाइम काम करता है ये ध्यान रखो, बीटा गैलेक्टोसाइड्स काम करता है। तो तो अब क्या होता है, अगर इसमें ना कलर, नो कलर प्रोड्यूस होता है, तो इसका मतलब इंसर्ट हो चुका है हमारा डीएनए। और अगर ब्लू कलर की बॉडीज प्रोड्यूस होती हैं तो इसका मतलब है नो इंसर्ट, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एन इंसर्ट रिजल्ट्स इन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइड जीन एंड द कोलोनेंस डू। तो ये बीटा गैलेक्टोसाइड जीन क्या करता है, ये कलर प्रोड्यूस करता है। और अगर इंसर्ट हो जाता है हमारा जो फॉरेन डीएनए था, तो कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये इनएक्टिवेट हो जाता है। तो ब्लू कलर कब प्रोड्यूस होगा, जब भी बीटा गैलेक्टोसाइड एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो एक्टिवेट कब होगा, जब भी कोई इंसर्ट नहीं होगा। तो ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। तो अब ये मैंने देखी बोली बता ही दिया था कि वेक्टर के थ्रू जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने लाइगेट किया है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने बनाया है, उसको ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो एग्रोबैक्टीरियम कहाँ यूज करते हैं, प्लांट्स में, और रेट्रोवायरस कहाँ यूज करते हैं, एनिमल्स में। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये नॉन वेक्टर के आ गए पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स आ गए, माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक जीन गन, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन मैंने बताया था, बायोलिस्टिक जीन गन प्लांट्स में भी करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल में काम करता है, इंपॉर्टेंट है। आइसोलेशन में एंजाइम्स आ गए, लाइसोजाइम बैक्टीरिया में काम करेगा, सेल्यूलोज में प्लांट, काइटिनेज में हमारा फंगस का काम करेगा सेल वॉल को ब्रेक करने का, ठीक है। एम्पलीफिकेशन में 3 प्रोसेस, डिनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। टेक पॉलीमरेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 30 साइकिल्स में रिपीट होता है और कितनी कॉपी बनाता है, 1 बिलियन टाइम्स एम्पलीफाई हो जाता है वो, ठीक है। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से टेक पॉलीमरेज एंजाइम लेते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद बायोरिएक्टर से डायग्राम दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है डायग्राम्स की, कौन से डायग्राम्स में क्या है। तो ये सिंपल स्ट्रेट टाइट है, ये सिंपल स्ट्रेट टैंक है, और ये स्पार्क्ड स्ट्रेट टैंक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस मैंने बताया ही था आपको। सेपरेशन, जो हमने जो प्रोडक्ट बनाया उसका क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे, प्लस उसमें क्या करेंगे, हम प्यूरिफिकेशन करेंगे, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार समरी भी पढ़ लेना, ठीक है। समरी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा चैप्टर था, एक बार अच्छे से एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच।